अब हम बात कर लेते हैं एक और राज्य असम की 14 सीटों पर बीजेपी कितनी बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी की हम बात कर रहे हैं जहां पर असम में उनकी सरकारें रही है। धीरे धीरे असम की इस पॉलिटिकल पिक्चर से कैसे कांग्रेस संकुचित होती जा रही है। ओपिनियन पोल क्या कहता है? 14 सीटों का ओपिनियन पोल इस वक्त आपके सामने। बीजेपी 11 सीटें जीत सकती है। यूपीपीएल की बात करें 1 सीट उनके पास, एजीपी के पास 1 सीट और कांग्रेस हैरान कर देने वाली परिस्थिति। जरा सोचिए, वो कांग्रेस पार्टी जिसके पास दिल्ली के बाद अगर आप देखें कि 3 मर्तबा कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स उनको मिले अपनी सरकार चलाने के, वहां से कांग्रेस पार्टी का पत्ता साफ हो जाए। ओपिनियन पोल अगर ये तस्वीर दिखा रहा है, वाकई में ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या लीडरशिप क्राइसिस है? क्या लोगों के बीच में वो जगह नहीं बना पा रही है? आखिर क्या कारण है कि अगर हम वीआईपी सीटों की एक बार बात कर लें, धुबरी से हम शुरू करते हैं। असम की 14 सीटों में पहले हम बराक वैली की बात कर लेते हैं। चले, बराक वैली की 3 सीटें, तीनों की 3 सीट बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी यहां पर शून्य दिखाई दे रही है। लोअर असम की बात करें जिसमें अगर आप कहें धुबरी आता है, कोकराझार आता है, इन इलाकों की सीटों पर भी आप देखें किस तरीके से कांग्रेस पार्टी शून्य होती हुई नजर आ रही है। रीजनल पार्टीज क्या कह रही है उस पर हम लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ग्राफ असम में इतना खराब हो जाएगा ये किसने सोचा था। बीजेपी लोअर असम में भी 2 सीटें अर्जित कर रही है। एक एजीपी के पास, यूपीपीएल के पास 1 और एआईयूडीएफ के पास 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। एक बार वीआईपी सीट्स की बात कर रहे हैं, धुबरी डिस्ट्रिक्ट जहां पर बदरुद्दीन अजमल आगे दिखाई दे रहे हैं। जावेद इस्लाम जो कि एजीपी के कैंडिडेट हैं वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं धुबरी एक ऐसी सीट बांग्लादेश से जिसका बॉर्डर लगता है, हमेशा यहां पर अस्मिता का मुद्दा उठता रहा है, लेकिन चूंकि ये मुस्लिम डोमिनेंट सीट है इसलिए बदरुद्दीन अजमल को यहां पर फायदा होता नजर आ रहा है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच में जबरदस्त जुबानी जंग हुई थी। विजय जी, धुबरी डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं बदरुद्दीन अजमल के लिए सेफ सीट है। वहाँ का तो बहुत मजबूत डेमोग्राफी है वही बताती है। वो सेफ सीट नहीं है, मजबूत सीट है उनके लिए मेरे हिसाब से, कि वहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और बीजेपी की जो एक्सरसाइज हो रही है यूसीसी को लेकर, सीए और एनआरसी को लेकर, वो भी उनके लिए, बदरुद्दीन अजमल के लिए फ़ायदेमंद हो रहा है, क्योंकि वो उससे पोलराइज करके अपने वोटर को एक साथ रख रहे हैं। और माइनॉरिटी वोट जो है, हालांकि उसको असम में माइनॉरिटी वोट नहीं कहना चाहिए, वो एक बड़ी तादाद में वोट है मुस्लिम वोट, उसको यूनाइट कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं। तो वो कितना फ़ायदा उनको देगा। लेकिन उसके साथ साथ रिवर्स पोलराइजेशन भी हो रहा है। जो हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पिछले 5 साल में रिवर्स पोलराइजेशन का बड़ा काम किया है और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आपको यहाँ पर 11 सीटों पर दिखाई दे रही है मजबूत तरीके से। हालांकि बैकफुट पर आ गई थी बीजेपी एनआरसी को लेकर, कि जब वहाँ पता चला कि किस तरह से हिंदू और मुस्लिम में से हिंदू ज़्यादा हैं शरणार्थी, तो बैकफुट पर आ गए और बीजेपी ने उस पूरी योजना को ये ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन विजय जी, मेरा चूंकि धुबरी से पार्शली रिलेशन है, इसलिए मैं इसको और ज्यादा दावे के साथ कह सकती हूँ। धुबरी के जो लोग हैं, जो वहाँ के रहवासी हैं, वो ये खुद एडमिट करते हैं कि हमारे लिए अपने लिए जगह नहीं बची है, बांग्लादेशी इतने आ गए हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या है, उसके बाद जो लोग हैं वो तो पोलराइज है ना वहाँ पर। वो वोट, क्या उससे वोट में फ़र्क पड़ रहा है? भावेश ज़्यादा समझा सकेंगे आपको कि उन्होंने स्टडी किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो माइनॉरिटी वोट है, जितना आप सीए, एनआरसी और यूसीसी की बात करेंगे, उतना माइनॉरिटी वोट पोलराइज होगा। हालांकि उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को रिवर्स पोलराइजेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन ये भी सच है कि पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा हुआ। मैं एक बार भावेश आपके पास आऊँ, उससे पहले बरपेटा, जोरहाट और डिब्रूगढ़ की बात कर लेती हूँ, कुछ और वीआईपी सीट। बरपेटा की अगर बात करें तो असम गण परिषद चूंकि वो एनडीए का हिस्सा है, 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है। धुबरी में वो पीछे। लेकिन बरपेटा की अगर बात करें तो यहाँ पर एजीपी के फणीभूषण कांग्रेस के दीप बैन को हराकर संसद पहुंच सकते हैं। यहां पर एजीपी की अगर बात करें, फणीभूषण इस वक्त आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। अपर असम की बात करें, अपर असम की 6 सीट, 6 की 6 सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर रही है। कांग्रेस पार्टी यहां पर भी शून्य दिखाई दे रही है। अपर असम में जोरहाट जिला आता है, जोरहाट लोकसभा क्षेत्र आता है। जोरहाट की बात कर ले तो बीजेपी के तपन गोगोई और कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई के बीच में सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है। जब हम पॉलिटिकल लेगेसी की बात करते हैं तो गौरव गोगोई एक बहुत ही मजबूत चेहरा है। आपको ध्यान होगा जब मणिपुर के इशू पर भी चर्चा हुई थी तो सबसे ज्यादा मुखरता से अगर कोई आवाज कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी से सुनाई दी थी, तो बड़ी आर्टिकुलेट तरीके से गौरव गोगोई ने अपनी बात रखी थी, लेकिन अपनी सीट वो नहीं बचा पा रहे हैं। कांग्रेस के गौरव गोगोई सीट बदलकर जोरहाट आए हैं और 19 में चूंकि वो किसी और सीट से चुनाव जीते थे, यहाँ इस बार पीछे चलते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, काली बोर्ड सीट ही खत्म हो गई है, सीट ही खत्म हो गई। 2023 में डिलिमिटेशन कमीशन वो सीट खत्म हो गई, इसलिए वो बदली नहीं है उन्होंने। एक और सीट डिब्रूगढ़ की भी बात कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल यहां से आगे दिखाई दे रहे हैं और एजीपी के लुरिन ज्योति गोगोई पीछे दिखाई दे रहे हैं। भाविश, देखिए, जो अभी हम लोग गौरव गोगोई की बात कर रहे थे, पहले ये कलियाबोर सीट से चुनाव लड़ते थे, जिसका नाम अब काजीरंगा हो गया है। 2023 में डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जिसमें बहुत सारी सीटों का फेरबदल हुआ था, जिसमें कई सारे असेंबली को बांटा गया था, तो उसमें इसके वजह से इनका सीट चेंज हो गया था। इस बार वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि वो खुद चाहते थे नौगांव एक सीट है वहाँ से चुनाव लड़ना है, वो उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल होता, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद वहाँ पे माइनॉरिटी वोट का कंसोलिडेशन है, जिसके लिए उनको लग रहा था कि वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो वो इनके लिए एक फेवर होगा। लेकिन पूरे असम की बात जिस तरह हम लोग कर रहे थे, वहाँ पर एक जो एंटी पोलराइजेशन जिस तरह बीजेपी वहाँ पर कर पा रही है, वो अपने आप में एक बहुत ही स्मार्ट मूव है, और उसीलिए बीजेपी को देखेंगे जहाँ जो बीजेपी वहाँ पे तीसरे चौथे नंबर की पार्टी किसी टाइम में हुआ करती थी। मैं भी आपको बीच में रोक रही हूँ कि ये जो इतनी बड़ी विन है, ये मोदी के चेहरे की जीत है या हेमंत विश्व शर्मा ने जिस तरीके से एग्रेसिव काम असम में किया है, उन्हें तो जैसे मैं पिछली की चर्चाओं को भी सुन रही थी, बार बार हेमंत विश्व शर्मा के लिए कहा जाता है कि ही इज दी योगी ऑफ असम। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप दोनों डबल इंजन की बात करेंगे, इससे पहले भी जो वहाँ बीजेपी की तरफ से सीएम थे सर्बानंद सोनोवाल, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उन्हीं के नाम पे 2021 में बीजेपी फिर से दोबारा चुन के आई थी। तो बीजेपी के जो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का काम रहा, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम जरूर है वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पर ही वोट पड़ना है, और वो जो कह रहे हैं एंटी पोलराइजेशन हो रहा है, उसमें दोनों का कॉम्बो आता है। जिस तरह का वो स्टेटमेंट देते हैं हेमंत विश्व शर्मा, जिस तरह का प्राइम मिनिस्टर का छवि है, जिस तरह की पॉलिटिक्स अभी देश में चली, उसमें जो एक हिंदू पोलराइजेशन हो रहा है, और अधिकतर सीटों में 2 सीटों को छोड़ के देखिए, मेरे पर ब्रेक का दबाव आ गया, इससे पहले कि पीसीआर डायरेक्टर से पड़ जाए मुझे डांट। आरती जी, बहुत छोटा सा कमेंट असम पर। देखिए, मोदी जी का फैक्टर अपनी जगह है, हेमंत बिस्वा शर्मा का फैक्टर अपनी जगह है, लेकिन असम में CAA का फैक्टर जो है बहुत रेलेवेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह से जब हम बार बार पोलराइजेशन और रिवर्स पोलराइजेशन की बात करते हैं, उसका जो मूल है वो CAA में है, क्योंकि जो आपने कहा कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट जो है वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और असम का जो अपना हिंदू है, उनका जो आपस में इक्वेशन है, उसकी वजह से एक बहुत ही, मैं कहूँगी, फर्टाइल ग्राउंड है पोलराइजेशन और रिवर्स पोलराइजेशन के लिए। और हमें मालूम है कि CAA जो अभी नोटिफाई हुआ जी, वो उसका जो वोटर पे जो इम्पैक्ट है वो बहुत गहरा होगा। और हम इसीलिए आपके जो नंबर है कि बीजेपी को कहीं कोई चैलेंज नहीं है कांग्रेस का, इनफैक्ट बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां भी होती थी असम में, वो भी आपको ज़्यादा अब नहीं दिखाई दे रही है। AGP वो NDA का अलायंस है, और बदरुद्दीन अजमल वो एक सेफ सीट, जो अगेन मैं कहूँगी CAA का ही कारण है कि बदरुद्दीन अजमल उस सेफ सीट में जीत के आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे केवल एक लाइन कह रहा हूँ कि हेमंत विश्वा शर्मा टेक्निकली असम के चीफ मिनिस्टर हैं, वैसे बीजेपी के लिए वो नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर।